देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या वायु परिवहन, सीधा सी बात है, वायु परिवहन। वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में की गई थी, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच 20 की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन किया गया था। 1933 ईस्वी में इंडियन इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना की गई। 1953 ईस्वी में सभी वैमानिक कंपनियों को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अधीन भारतीय विमान निगम, एयर इंडिया की निगम। 1953 में सभी जितना विमान कंपनियां थी उसको दो भागों में अधीन रख दिया गया, सरकारी अधीन राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, भारतीय विमान निगम और एयर इंडिया के रूप में। ठीक है, ठीक है जी। भारतीय विमान निगम जो है, इंडियन एयरलाइंस देश के आंतरिक भागों के अलावा जो है सीमावर्ती देश नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान को सुलभ करते हैं। एयर इंडिया जो है विदेश से सेवाओं के लिए उपलब्ध कराता है। 1981 ईस्वी में देश में घरेलू उड़ान के लिए वायुदूत नामक तीसरी निगम की स्थापना की गई, जिसके बाद भारतीय विमान निगम में विलय हो गया। 24 अगस्त 2007 को सार्वजनिक क्षेत्र की विमान कंपनी एयर इंडिया भारतीय विमान निगम का विलय हो गया। यह दोनों कंपनियां अब नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (NACL) CIL के नाम से कार्यरत हो गई। कंपनी का ब्रांड नेम है एयर इंडिया। अभी का टाइम में जो है ना, वर्तमान में जो है एयर इंडिया का संचालन जो है टाटा समूह द्वारा किया जा रहा है। एयर इंडिया टाटा के पास है। यह इसकी होल्डिंग कंपनी है टैलेस प्राइवेट लिमिटेड। 8 अक्टूबर 2021 को 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर अधिकृत किया था। 22 जनवरी 2022 को अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर एयर इंडिया प्रबंधन एयर नियंत्रण संभाल लिया। इस बात की पुष्टि टाटा सन्स चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने की थी। करीबन 69 वर्षों के बाद एयर इंडिया की कमान टाटा समूह के हाथों में लग गई फिर से। पवन हंस जो है ना, भारत में पवन हंस जो है इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था तेल क्षेत्र को तेल की खोज के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराना है। इसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में। यह हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने वाली एशिया की सबसे बड़ी कंपनी में शामिल है। वर्तमान 2020 में इसके पास 43 हेलीकॉप्टर, 2020 की बात कर रहा हूँ। पवन हंस हर वर्ष मई, जून एवं सितंबर अक्टूबर यात्रा के दौरान फाटा के केदारनाथ तक हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराती है। फाटा से केदारनाथ तक। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की स्थापना देश में कमर्शियल पायलटों की उड़ान और ग्राउंड प्रशिक्षण के स्तर सुधार के लिए रायबरेली यूपी के फुर्सतगंज में की है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय की स्थापना फुर्सतगंज में की गई है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय की स्थापना भी फुर्सतगंज में की गई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की स्थापना रायबरेली में की गई है, जिसका उद्देश्य पायलटों की उड़ान और ग्राउंड प्रशिक्षण के स्तर सुधार के लिए किया गया है। अब मैप के जरिए देखेंगे कहाँ कहाँ क्या है, कौन सा अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, वो सब देखेंगे। चलो ये शुरू करते हैं। डोमेस्टिक एयरवेज, ये इंटरनेशनल एयरवेज है क्या? अच्छा, जो भी है हम लोकेशन के जरिए देखेंगे कहाँ कहाँ कौन सा है। जो ये तो डोमेस्टिक एयरलाइंस है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। एक मिनट भाई साहब। इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया। अब मैप एक ले लेते हैं। ये रहा ना, इसको तो डाउनलोड किए ही हमने।
चलो इसी से देखते। नहीं यार, इसमें क्लियर नहीं आ रहा, इसमें विजिबिलिटी सही नहीं इसकी। छोड़ो, मैप के जरिए देखते हैं ऐसे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दिल्ली में है, कहाँ है? दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो मुंबई में है, अंतर्राष्ट्रीय सॉरी छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में, जबकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। और यहाँ क्या है? अन्ना, चेन्नई में कौन सा है? अन्ना, यही चेन्नई होगा, यहाँ पर चेन्नई में अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। नागपुर कहाँ पड़ता है? तो नागपुर यहाँ पड़ता है आसपास में, ठीक है, महाराष्ट्र के नागपुर में, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में है, अहमदाबाद ये रहा। उसके बाद गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। गुवाहाटी में यहाँ गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जबकि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। तो लखनऊ हम चले जाते हैं, लखनऊ दिख जाओ भाई, लखनऊ ये चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जबकि रामजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। और अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब, ठीक है, अमृतसर पंजाब में है भाई, अमृतसर पंजाब में, ठीक। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम कहाँ दिख रहा है इसमें कहीं? तुतिकोरिन, मदुरई, त्रिचेरी, अरे यही नीचे कहीं होगा। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड में। कोझिकोड ये रहा, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड में। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में है। श्रीनगर में कौन सा हवाई अड्डा है? शेख अल आलम, शेख अल आलम हवाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे हम देखते हैं, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो हैदराबाद में। ये राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पर ये। उसके बाद है कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोच्चिन ये रहा। कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर में ये वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, दाबोलिम ये रहा, गोवा में है। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? गोवा में है। कैंपबोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कहाँ है? कैंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पर ये। नेक्स्ट देखते हैं, मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब मंगलुरु में होगा, सीधे सी बात है, ये रहा मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो यहाँ है, इंदौर में है, यहाँ मतलब इंदौर। सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में। जयपुर निकालें, जयपुर कहाँ गया? जयपुर ये रहा, सांगानेर, इसको नाम है सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर में है। कोयम्बटूर जो है, कोयम्बटूर किधर है भाई? दिख जाए यार, कोयम्बटूर ये रहा। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर में है। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये रहा, तिरुचिरापल्ली, यही है ना, यही होगा। आगे लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में। वाराणसी कहाँ है? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलीगुड़ी में। बागडोगरा
ये सिलीगुड़ी, इसमें बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, बागडोगरा। सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सूरत में होगा, जाहिर सी बात है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है भुवनेश्वर में है। तो भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है, ये रहा बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कन्नूर में है, ठीक है। आगे है मदुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मदुरई में है। मदुरई हवाई, ये रहा ना मदुरई, मदुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जयप्रकाश नारायण पटना में है, ये है पटना। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया में है, गया में ये रहा। मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोमा गोपा में है। गोपा कहाँ, गोवा मारमो गोवा, ये यहाँ पर होगा। इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इम्फाल यहाँ है। शेख आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में। ठीक है, और भी कोई है इसमें हवाई अड्डा? तो कोई नहीं है। कुछ और हवाई अड्डा देखते हैं। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में होगा। शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़। महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक हवाई अड्डा अगरतला में है। अगरतला दिख रहा है कहीं? अगरतला इम्फाल और यही कहीं होगा। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार। अब हिसार की बात आई है तो हिसार को भी देख लिया जाए। हिसार होगा आपका आगरा, पटना, ये सब देहरादून। अरे भाई यही होगा हिसार, आसपास में। हिसार पड़ता है हरियाणा में। नगर विमान मंत्रालय ने 2020 में जो है आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति तेजी से सुनिश्चित करने के लिए जीवन रेखा उड़ान सेवा शुरू की थी। जीवन रेखा उड़ान किससे संबंधित है? आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति तेजी करने, ये देश के सभी भागों तक व्यक्तिगत संरचनात्मक साधन तो दवाइयों इत्यादि की पूर्ति के लिए किया गया था। ये तो हो गया हवाई अड्डा के बारे में। अब जल मार्ग बच गया अगले वीडियो में। जल मार्ग, जल परिवहन। 1987 ईस्वी में ना जल अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय कोलकाता है। कहाँ है? कोलकाता है। दो भागों में बांटा गया है। इसके अंतर्गत जलमार्ग को आंतरिक जलमार्ग और समुद्री जलमार्ग बांटा गया है। आंतरिक जलमार्ग जो है परिवहन नदियों और नहरों में झीलों द्वारा होता है। ये देश में जहाजों की देरी होने वाली कुल मार्ग ढुलाई की केवल 1% की ढुलाई अंतर्देशीय जलमार्ग से होती है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 111 अंतर्देशीय जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। हल्दिया से इलाहाबाद तक जलमार्ग को 22 अक्टूबर 1986 को नेशनल वाटरवे 1 नाम दिया गया। सामुद्रिक जलमार्ग जो भारत की लगभग 7,517 किलोमीटर लंबी समुद्री रेखा, यह मुख्य भूमि के पश्चिम और पूर्वी भागों में फैली। यह देश के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन। भारत में 12 बड़े और लगभग 2 से छोटे पतन है। देश के व्यापार की कुल मात्रा का 95% और मूल दृष्टि से 68% का व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। अब बात करेंगे नेशनल वाटर वे का, जो है इसमें तो दिख ही नहीं रहा। चलो नहीं दिख रहा तो छोड़ो, हटाओ, क्या करना है। इससे डिस्कस करते, इसमें डिस्कस करते। NW जो है, NW1 जो है इलाहाबाद से हल्दिया के बीच है। हल्दिया आसाम में पड़ता है, 1620 किलोमीटर। और NW2 जो है सादिया से धुबरी पट्टी तक है, ये 891 किलोमीटर। और NW जो 3 है नेशनल वाटरवे कोल्लम से कोट्टापुरम तक, ये 205 किलोमीटर है। और NW4 जो है ये काकीनाड़ा से लेकर के मरकानम तक है, ये 1095 किलोमीटर है। और NW5 जो है तलचर से लेकर के
धामरा तक है। यह जो है 623 किलोमीटर है। और NW6 जो है ना, ये लखीमपुर से लेके भांगा तक है, जो 121 किलोमीटर प्रस्तावित है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार करती है। छोटे बंदरगाह संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। बड़े बंदरगाह जो है ना, भारत सरकार करती है। छोटे छोटे बंदरगाह समवर्ती सूची में शामिल है, जिनका प्रबंधन राज्य सरकार करती है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम है। ये जो है सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह, यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। यह डॉल्फिन यह है जो है डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे है। डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे है विशाखापत्तनम, गहरा बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह जो है दीनदयाल पतन, अब इसका नाम ले गया दीनदयाल पतन। मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने किया गया था। कांडला ज्वारीय बंदर, कांडला जो एक प्रकार ज्वारीय बंदरगाह है। क्या है? ज्वारीय बंदरगाह। ये मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। इंतौरा जो है कामराज बंदरगाह भारत का पहला निगमीकृत बंदरगाह है। विशाखापत्तनम जो है ना, भूभद्र बंदरगाह है। विशाखापत्तनम कैसा बंदरगाह? भूभद्र बंदरगाह है। कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं। कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की क्वीन बोला जाता है, रानी बोला जाता है। आगे इंदौर बंदरगाह जो है स्थापना मूल रूप से चेन्नई बंदरगाह के उपग्रह बंदरगाह के रूप में की गई थी। इसका निर्माण 2001 में किया गया, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। इसका निर्माण थर्मल कोयले संभालने के लिए किया। 2014 में बंदरगाह का नाम बदलकर कामराज बंदरगाह कर दिया गया। कामराज बंदरगाह भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला बंदरगाह है। कामराज जो है ना, पहला कामराज बंदरगाह जो है एक कंपनी के रूप में पंजीकृत जो है 1956 के तहत, जो अधिनियम 1956 के तहत पहला बंदरगाह है। तुतीकोरिन, कांडला एवं इंदौर बंदरगाह का नया नाम तुतीकोरिन जो है ना, तुतीकोरिन बंदरगाह, इसका नाम है चिदम्बरम, नया नाम चिदम्बरनार नाम है। जबकि कांडला बंदरगाह को क्या बोला गया? दीनदयाल नाम रखा गया, दीनदयाल। और वही इंदौर को बोला गया कामराज बंदरगाह बोला गया, नया नाम। कोलकाता जो है ना, नदीय प्रकार का बंदरगाह है। इनमें दो गादी प्रणाली, हुगली नदी के पश्चिमी किनारे पर हल्दिया गोदी परिसर और पूर्व किनारे पर कोलकाता गोदी प्रणाली है। चेन्नई पतन हर मौसम कार्य करने वाला एक कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई जो है ना, चेन्नई हर मौसम में काम करने वाला कृत्रिम बंदरगाह है। सबसे प्राचीन, यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह भी है। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। सेतु समुद्र शिप करनाल प्रोजेक्ट से चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच 434 समुद्री मील की दूरी कम होने की संभावना है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो है, इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, इसका मुख्यालय कोच्चि में है। यह देश का जहाज निर्माण और मरम्मत का सबसे बड़ा क्षमता वाला शिपयार्ड है। दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित कोच्चि पूर्व पश्चिम समुद्री व्यापार के चौराहे पर नियंत्रित है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मोरमुगाओ जो है एक प्राकृतिक पत्तनम है, जो ब्रेक वाटर और मोल से घिरा हुआ है। इसमें 14.4 मीटर गहराई वाला एक ड्राफ्ट चैनल है, जो बड़े पोत को आने जाने में मदद करता है। मुद्रा बंदरगाह भारत का पहला निजी बंदरगाह है और सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह भी है। मुद्रा बंदरगाह भारत का सबसे, जो गुजरात के कच्छ जिले के मुद्रा के पास है, कच्छ की खाड़ी के उत्तरी तट पर स्थित है। विश्व के जहाज पुनरावर्तन उद्योग में भारत की हिस्सेदारी 25 से 30% है। जहाज पुनरावर्तन मुख्य रूप से गुजरात के अलांग सोसिया में किया जाता है। अलांग सोसिया पुनरावर्तन विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनरावर्तन कारखाना भी है यहाँ पर। इसे 1983 ईस्वी में शुरू किया गया था। दहेज गुजरात में है का प्रथम बंदरगाह, जो रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया था, इसलिए इसे रसायन बंदरगाह भी कहते हैं। रसायन बंदरगाह भी कहा जाता है। अब रो रो
फेरी के बारे में बात करते हैं। रो रो फेरी क्या है? दहेज ये रासायनिक बंदरगाह है। रो रो फेरी, इसका मतलब होता है रोल ऑन, रोल ऑफ फेरी। रोल ऑन रोल मतलब होता है किसी सामान को लादना और फिर उसे उतारना। इसमें एक ऐसी कार्गो शिप जो होता है, कार्गो शिप होती है जिसे पैसेंजर के साथ ही बाइक, कार, ट्रक जैसे बड़ी गाड़ियां को भी लाद करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। इस फेरी को चलाने का उद्देश्य जो होता है ना, इस फेरी को चलाने का उद्देश्य किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी या यात्रा लगने वाले समय को कम करना होता है। रोरो फेरी जो होता है, रोरो फेरी जो होता है समुद्र के छोटे छोटे रास्ते से होते हुए कम समय में व्यक्ति को उसके बांध समेत गंतव्य स्थल तक पहुंचा देती है। भारत का पहला रोरो फेरी सेवा जो है गुजरात, गुजरात के भावनगर, भावनगर, एक मिनट यार, रोरो फेरी सेवा जो है गुजरात के, गुजरात के भावनगर के घोघा से दक्षिणी गुजरात के दहेज के बीच चला था। इसकी शुरुआत 22 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। भावनगर के गोवा से दक्षिण गुजरात को दहेज की बीच दूरी सड़क यात्रा के दौरान 360 किलोमीटर पड़ती है, जबकि समुद्र के रास्ते 32 किलोमीटर पड़ती है, जबकि समुद्र के रास्ते मात्र 32 किलोमीटर रह जाती है। इसका सड़क यात्रा से लगने वाला 7 से 8 घंटे की दूरी रोड फेरी मात्र 1 घंटे में तब्दील हो जाती है।